दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2021 का आज पहला क्लास होगा दोस्तों। और यहां से हम दोस्तों यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन की शुरुआत कर रहे हैं। बिल्कुल पहला क्लास है दोस्तों और इस बैच में आप लोगों को मुफ्त में दोस्तों तैयारी कराई जाएगी। सबसे पहली बात मैं इस बैच के बारे में बता दूँ कि यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियो जो है इस बैच के माध्यम से आप लोगों को आएगी और आप लोग जो है डेली इस वीडियो को देखेगा और ताकि जो है आप लोगों की प्रिपरेशन जो है काफ़ी अच्छी हो सके। मैं आपको बता दूं यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो भी प्रश्न आए रहेंगे या फिर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन का डिस्कशन जो है आज के इस वीडियो में होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिलहाल जस्ट दोस्तों मैं जो पहला क्लास शुरू कर रहा हूँ ये आपका पहला क्लास मैथमेटिक्स का होगा और इसके वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। मैं आपको बता दूं जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे व्यंजक दिया हुआ है x⁴ प्लस 3x² - 4 तथा x⁴ - 4x² प्लस 3 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। ठीक है, आपको ध्यान देना है दोस्तों कि इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। आपके पास दोस्तों ऑलरेडी ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों हम सबसे पहली बात जो दो व्यंजक हमारे दिए रहते हैं, पहला व्यंजक के और दूसरा व्यंजक के, तो इन दोनों व्यंजकों का दोस्तों हम क्या करते हैं पहले हम इनका करेंगे दोस्तों गुणनखंड। ठीक है, तो देखिए मैं गुणनखंड कैसे करता हूँ। सबसे पहली बात इसको हल करेंगे तो ये दोस्तों हो जाएगा आप लोगों का x⁴ प्लस 3x², जैसे कि ये क्वेश्चन है पहले मैं ये लिखता हूँ -4। ठीक है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गया आपके। ठीक है, अब हमको क्या करना है दोस्तों कि 3x² को हम इस तरीके से लिखेंगे दोस्तों 3x² को, ताकि ये जो है एक फैक्टर बन जाए। ठीक है, तो फैक्टर हम किस तरीके से बनाएंगे, तो यदि हम इसको लिखते हैं दोस्तों x⁴ प्लस 4x² और -x², तो 4x² में से x² जाएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा आपका 3x² हो जाएगा। ये 3x² आ जाएगा आपका, 4x² में से x² जाएगा तो आपका 3x² आ जाएगा। -4 ये ऑलरेडी इस तरीके से रहेगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि पहले वाले में ये आपका पहला बन गया और ये आपका दूसरा बन गया। ठीक है, तो इन दोनों में हमको क्या निकालना है दोस्तों, कॉमन देखना है कि कॉमन पहले क्या मिल जाता है। तो फाइनली मैं देख चुका हूं दोस्तों कि x⁴ इसमें से कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये x⁴ है दोस्तों, तो यहाँ पर x⁴ हम 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बच गया आपका x⁴ बच गया। ठीक है, और प्लस यहाँ पर आप देख सकते हैं x² इसके साथ है, ये तो हमने कॉमन ले लिया है। तो आप देख सकते हैं केवल 4 बचा, तो एक ब्रैकेट में x² + 4 मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब दूसरे ब्रैकेट में दोस्तों जाएंगे तो -1 सिर्फ हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास जो है क्या बच जाएगा x² + 4 हमारे पास ऑलरेडी बच जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि x⁴ एक ब्रैकेट में आ रहा है और दूसरे ब्रैकेट में हमारा x² - 1 आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को दोस्तों हमको क्या करना है दोस्तों, इस चीज़ को हमको लिख लेना है। तो देखिए दोस्तों मैं सबसे पहली बात जो आपने पहला व्यंजक को हल किया, तो पहले व्यंजक को हल करने के बाद यहाँ पर आपका क्या आंसर आया है, एक ब्रैकेट में आपका x² + 4 आया है और दूसरे ब्रैकेट में आपने हल किया है तो आपका आया है x² - 1। ये चीज़ें आई हैं। अब हम दूसरे समीकरण को हल करते हैं। तो दूसरा समीकरण क्या है हमारा, x⁴ - 4x² + 3। तो इस तरीके से आपको -4x² को इस तरीके से लिखना है दोस्तों, ताकि आप लोग को जो है -4x² को इस तरीके से लिखना है कि यहाँ पर हमको कॉमन भी मिल जाए और कुछ फैक्टर भी हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मैं देख लेता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। तो x⁴ -4x² + 3। ठीक है, इस तरीके से आप इसको देख लिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको -4x² को लिखना है, तो आपने लिख दिया x⁴ -3x² हो जाएगा और उसके बाद फिर से हो जाएगा आपका -x²। तो -3x² और -x² आप लोगों का दोस्तों क्या बन गया, -4x² बन गया और +3 ये ऑलरेडी आपका समीकरण के द्वारा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है हमको, तो इसमें से हमको कॉमन लेना है। तो हमने कॉमन क्या ले लिया दोस्तों, x⁴ हमने कॉमन ले लिया। तो x⁴ इसमें से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा x⁴ और
3, ठीक है। इस तरीके से इसमें भी -1 हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा बच जाएगा x² - 3। तो इस तरीके से आपके पास दो चीज़ें बच गई, एक ब्रैकेट में x² - 1 बच गया और एक ब्रैकेट में x² - 3 बच गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपने पहले दोनों चीज़ों को लिख लेना है, ठीक है। तो आप दोनों चीज़ों को देखिए कैसे लिखेंगे। तो आपके पास जो बचा हुआ है वो मैं बताता हूँ सीधे तरीके से क्या बचा हुआ है। बचा हुआ है आप लोग का पहले ब्रैकेट में x² - 1 और दूसरे ब्रैकेट में आपके पास बचा था x² - 3, ठीक है। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, x² - 3, एक बात आप लोगों को दोस्तों ध्यान रखना है कि महत्तम समापवर्तक जब भी पूछेगा तब आपको ध्यान रखना है कि हमको x² - 1 x² - 1 यहाँ पे कॉमन है, तो यही आपका महत्तम समापवर्तक होगा, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि कॉमन क्या मिल रहा है, यानी कि सबसे अधिक जो कॉमन है वो क्या मिल रहा है। तो x² + 4 पहले में है, दूसरा में x² - 3 है, तो ये नहीं मिलेगा। कॉमन क्या मिल रहा है आपका x² - 1 और x² - 1 आपका कॉमन मिल रहा है, तो x² - 1 आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, तो पहले वाले क्वेश्चन में आप लोग का सी ऑप्शन ही सही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि एक रेलगाड़ी है, तो ये रेलगाड़ी जो है ये 800 मीटर और 400 मीटर के लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार करती है। तो आप लोगों को रेलगाड़ी की लंबाई बताना है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी वो आपको बतानी है, ठीक है। आपको देख लीजिए कि एक आपका पुल है दोस्तों 800 मीटर का और एक पुल है आप लोगों का 400 मीटर का, ठीक है। तो ये मान लीजिए आप लोगों की रेलगाड़ी है दोस्तों, तो ये जब 800 मीटर के पुल को पार करेगी ये रेलगाड़ी दोस्तों, तो सबसे पहली बात मान लीजिए कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो x है। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का कितना हो जाएगा, तो x + 800 हो जाएगा, ठीक है। पहले पुल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। x + 800 पहले पुल की लंबाई हो जाएगी रेलगाड़ी सहित, दूसरे पुल की लंबाई रेलगाड़ी सहित हो जाएगी। तो मैंने वही रेलगाड़ी है आपकी जिसकी लंबाई x है, तो और यहाँ पर दूसरे पुल की लंबाई जो है ये 400 है, तो फिर यहाँ पर कितना हो गया लंबाई, x + 400 लंबाई हो गया, ठीक है। तो एक में आप देख रहे हैं x + 800 लंबाई है और एक में दोस्तों x + 400 लंबाई है, यानी कि आपका दूरी है। आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, केवल रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। तो केवल रेलगाड़ी की लंबाई निकालना मतलब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू दोस्तों आप कैसे फाइंड करेंगे, तो x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूला लगाना होगा चाल बराबर दूरी बटा समय का, ठीक है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय आप फॉर्मूला लगाएंगे तो किस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन हल होगा मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपका पहले समीकरण से आपने यहाँ पे लिख लिया है x + 800 / 100, ठीक है। क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ पे पहले समीकरण से आप लोग लिखेंगे x + 800 और उसके बाद यहाँ पे दूरी हो गया और उसके बाद समय कितना है आपका 100 है, ठीक है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय हो गया, बराबर कर देंगे दोस्तों। उसके बाद हम लिख देंगे x + यहाँ पर 400 है तो 400 और उसके बाद समय आपका दूसरे वाले में ले रहा है 60 सेकेंड। अब इसी को दोस्तों हल करना है और हल करके आप लोग को बताना है दोस्तों कि किस तरीके से इसकी x का वैल्यू निकलेगा, क्योंकि हमको पूछा है क्या, रेलगाड़ी की लंबाई। तो चाल बराबर दूरी बटा समय से हम निकाल रहे हैं। ध्यान रहे रेलगाड़ी की जो चाल है वो बराबर होगी दोस्तों, सिर्फ पुल का लंबाई अलग अलग है, जिसकी वजह से एक जो है 100 सेकेंड में पार करती है, दूसरा जो है दोस्तों 60 सेकेंड में पार करती है। तब इसको हम हल कैसे करेंगे, इसको हल करने के लिए सिंपल सा मेथड है दोस्तों, 1 0 से 1 0 को आपको काट देना है और उसके बाद ये 10 है ये 6 है, तो यहाँ पे आप 5 दूना 10 काट सकते हैं दोस्तों और यहाँ पे आप 3 दूना 6 काट सकते हैं, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों का दोस्तों आप कर लीजिएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही आप करेंगे तो आपके पास जो है x की वैल्यू आपके पास सिंपली निकल के आ जाएगी और वो x की वैल्यू आपकी होगी 200 मीटर। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो आपकी हो जाएगी 200 मीटर। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि किस तरीके से हल होगा क्वेश्चन, तो उसी तरीके से आप हल करिएगा, सिर्फ x की वैल्यू निकालिएगा तो 200 मीटर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा।
अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए चित्र में रेखा MN रेखा PR के समांतर है। यहाँ पर एक रेखा दोस्तों MN है और दूसरा रेखा PR है, और आप देख सकते हैं कि रेखा MN जो है ये रेखा PR के आप लोगों के समांतर आप देख सकते हैं, समांतर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एंगल LBN की वैल्यू 70 डिग्री दी हुई है, और यहाँ पर एक और चीज़ दिया हुआ है कि जो वैल्यू AB है वो BC के बराबर है। तो आप लोगों को क्या ज्ञात करना है दोस्तों, ज्ञात करके आप बताइए कि एंगल ABC का मान कितना होगा। ABC का मान कितना होगा दोस्तों, यही वैल्यू को आप लोगों को ज्ञात करके बताना है। मैं आपको बता दूं कि आप जो भी पढ़ रहे हैं ये यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एंगल B जब 70 डिग्री का होगा दोस्तों तो एंगल A भी 70 डिग्री का होगा। ये किस नियम से दोस्तों, तो आप लोगों को बता दूं मैं, संगत कोण यहाँ पे बराबर होंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पे संगत कोण दोस्तों बराबर होगा तो ये वैल्यू भी कितनी हो गई आपकी, ये वैल्यू भी इस वैल्यू के बराबर हो गई। तो ये 70 हो गया दोस्तों, तो आपका ये भी 70 हो गया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि एक चीज़ और दिया हुआ है कि यहाँ पर AB बराबर BC है। ये AB की वैल्यू है, ये BC के बराबर है, यानी कि संगत भुजाएं आपस में बराबर है तो दोस्तों संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो संगत भुजाएं कौन कौन सी है दोस्तों, AB = BC है। तो संगत भुजाएं आपस में बराबर है तो संगत कोण भी बराबर होंगे। तो संगत कोण ये 70 है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 70 हो जाएगा। तो 70 यहाँ पे 70, इसकी वैल्यू 70 हो गई, इसकी वैल्यू भी 70 हो गई, दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों तो हो जाएगा आपका 140, और इसका मान निकालना है तो 140 + x = 180 कर देंगे। किस नियम से दोस्तों, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो होता है, तीनों कोणों के योग का मान जो होता है वो 180 के बराबर होता है। तो यहाँ से आप जो है 180 में से 140 घटाएंगे दोस्तों तो आपको सिंपल से 40 आंसर आ जाएगा, जो कि एंगल B का मान होगा, ठीक है। एंगल B का मान कितना हो जाएगा आपका, एंगल B का मान सिंपली 40 डिग्री आंसर आ जाएगा आप लोगों का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर B आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है। आपको क्या करना है दोस्तों, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका आप लोगों को निकालनी है और बतानी है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगा। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के पूछे गए हैं। तो सबसे पहली बात तो आप प्रथम 10 अभाज्य संख्याएँ लिख लीजिए। तो मैं प्रथम 10 अभाज्य संख्या लिखता हूँ, तो 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर आपका हो जाएगा 11, फिर आपका 13, फिर आपका 17, फिर आपका 19, फिर आपका 23, फिर आपका 29। आप देख सकते हैं ये कितनी संख्याएं हैं। यहाँ पे 13 के बाद 17 है, आप ध्यान रखिएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्याएं आपकी हो गई। तो 10 संख्याओं में माध्यिका निकालेंगे तो माध्यिका कौन सा हो जाएगा, इधर से काउंट करेंगे तो 5वां पद और इधर से काउंट करेंगे तो भी 5वां पद, यानी कि माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, माध्यिका बराबर आप लोगों का हो जाएगा कि 5वां पद प्लस 6वां पद डिवाइडेड बाई 2। तो 5वां पद और 6वां पद डिवाइडेड बाई 2 आप देखेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा आप लोग का, 5वां पद क्या है आपका, तो 5वां पद आप लोगों का है 11। तो 5वां पद आप लोग देख सकते हैं 11 है, और उसके बाद छठा पद क्या था आपका, तो छठा पद 13 था। 11 + 13/2, तो यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 24। 24/2 को हम करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा उत्तर निकल के 12। तो 12 जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका जो होती है वो होती है 12। तो इस तरीके से 12 आपका क्वेश्चन आंसर नंबर B जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन को आप कैसे हल करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहली बात आप देख सकते हैं क्वेश्चन है 5 के घाते 1/2 प्लस 3 के घाते 1/2, उसके बाद है दूसरे ब्रैकेट में 5 के घाते 1/2 माइनस 3 के घाते 1/2 का सरलतम मान क्या होगा। इसका सरलतम मान आप लोगों को दोस्तों ज्ञात करना है कि इसका सरलतम मान क्या होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको यदि हम A माने तो इसको हम A कह सकते हैं, इसको B कह सकते हैं। तो ये A + B और यहाँ पर यही सेम A है आपका, जैसे कि आप देख सकते हैं माइनस है ऑलरेडी अब B। तो A + B और A - B का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि आपका फॉर्मूला होता है A² - B²। तो इसको हम A² - B² के फॉर्मूले पे सेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 5 का स्क्वायर
और इंटू 1/2 हो सकता है ये। उसके बाद -b² यानी कि 3 का स्क्वायर, और उसके बाद पावर में हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, इस 2 से इस 2 कैंसिल हो गया, तब 5 में से 3 गया दोस्तों, तब 5 में से 3 गया, आपका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से आप देख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 5 में से 3 गया 2, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो सकता है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों, और आपको बता दें दोस्तों कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जो है रेगुलर करने के लिए आप जो है चैनल से लगातार जुड़े रहें। आप हमें कमेंट करके बताएं, और लगातार आप लोग की साइंस की वीडियोज़ और मैथमेटिक्स की वीडियोज़ लगातार हमारे चैनल पर अवेलेबल होते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।